हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट न्यूज़। अगर दोस्तों आप किसी भी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हर न्यूज़ आपको इस चैनल पर सबसे पहले और सटीकता के साथ मिलेगी। तो दोस्तों आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। आज से हम अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर डीएसपी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो उसके लिए हम सारे गवर्नमेंट के पेपर यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। आपको जो एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी पेपर हैं दोस्तों हम आपको यहाँ पर लाइव सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम साइकोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आर टेट 2011 में आए हुए उसको आर टेट 2011 में उसको सॉल्व करते। चलिए दोस्तों पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, दोस्तों ये भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो दोस्तों आंसर है इसका डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। विकास विशिष्ट से सामान्य क्यों नहीं होता दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका आंसर क्या है, डी आंसर है इसका। ओके दोस्तों, डी आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यय से होती है। दोस्तों अमूर्तता वो होती है जिसमें बालक अपने चिन्हों को, प्रतीकों को या अपने दिमाग में कल्पना करने लग जाता है, चीज़ों को सोचने लगता है, वो अमूर्तता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों बाल्यावस्था, बाल्यकाल होता है 7 से 12 वर्ष। तो इसका आंसर है आंसर ये, इस आयु में बालकों की सोच क्या होती है, मूर्त अनुभव पर होती है और वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, चीज़ों को देखकर क्वेश्चन करने लगता है। तो इसका आंसर ए है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो दोस्तों आप जिस साफ देख सकते हैं कि मानव का विकास है, एक तो वंशक्रम होता है, हमारा वंशानुक्रम होता है और दूसरा होता है जिस एनवायरनमेंट पे हम रह रहे हैं और वो होता है वातावरण। तो दोनों का योगफल या गुणनफल क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों, ये दोस्तों सॉरी थोड़ी सी गलती हो रही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो दोस्तों बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है दोस्तों, जीन पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास की विधि में एक तो बताया था प्रत्यक्षीकरण और दूसरा बताया था अनुकूलन। और अनुकूलन में उन्होंने बताया कि नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। तो पूर्व ज्ञान हो गया यहाँ पर अनुभव, और नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान को जोड़ने में जो संतुलन बिठाना पड़ता है, संतुलन उनका तत्व है। तो इसका आंसर है सामाजिक संचरण नहीं है। तो कौन सा तत्व है दोस्तों, सामाजिक संचरण इसका आंसर तत्व नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। व्यूह रचना से तात्पर्य दोस्तों कौन सी टेक्निक यूज़ करनी, कौन सी अप्रोच लगानी, कौन सा टीचिंग मेथड। तो दोस्तों इसके लिए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक का निर्देशन करना ये भी गलत है। सहकारी अधिगम एवं पीयर टीचिंग। तो दोस्तों आंसर सी इसका बिल्कुल सही है, सहकारी अधिगम। क्योंकि तो एक दूसरे को सहकारी कोऑपरेटिव टीचिंग करना, हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाना, ये इसका आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता ये विशेषता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, जी दोस्तों ये बिल्कुल हो सकता है। सामान्य बालकों की, बिल्कुल सर जी ये भी हो सकता है। सृजनशील बालकों की। तो दोस्तों 3 ऑप्शन बहुत ही अच्छे शानदार ऑप्शन है, आपको सोच समझ के इसका आंसर देना है मेरे हिसाब से। और आंसर सी है सृजनशील बालक। क्योंकि दोस्तों अगर प्रतिभाशाली बालकों की बात करें तो वो एक क्षेत्र विशेष में अपनी प्रतिभा का
योगदान देते हैं। और सामान्य बालक नहीं कह सकते क्योंकि प्रतिभाशाली बालक और दोनों बालक सामान्य आ ही नहीं सकते। और तो सृजनशील बालक हर क्षेत्र में हर चीज़ को देकर क्रिएटिव के साथ सोचता है, उसकी सोच अलग होती है, किसी भी चीज़ को लेकर अलग तरीके से सोचता है। उसका आंसर है सी, छठे का सी, बालकों, सृजनशील बालकों की यही। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का लेवल या तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लैंग्वेज बहुत कठिन होती है, या लेवल बहुत ही कम होता है, जिससे कि आपकी तैयारी सही हो नहीं पाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा चाहे आप ये देखें या ना देखें, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आए हुए पेपर ही सॉल्व करें, क्योंकि आपको पता है अगर आप एग्ज़ाम का पेपर देखोगे तो आपको कुछ ही क्वेश्चंस को छोड़ के ज़्यादातर क्वेश्चंस ईजी लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पेपर ऐसा ही है, आपका ऐसा ही आएगा। आप चाहे रीट 2017 देख लो, 2018 वाला देख लो, ये सारे पेपर देख लो। अब ये देख लो आप आर्ट 2011 का कितना सिंपल सा पेपर है। तो दोस्तों चलिए अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जा और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। और यह उदाहरण, तो दोस्तों यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण, चेन लर्निंग का उदाहरण है ये दोस्तों। कोई संशय की बात है नहीं, तो चेन लर्निंग सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। तो दोस्तों बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है तो प्रशंसा में दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम और ज्ञान। तो दोस्तों इसके अंदर सारी चीज़ें हमको मोटिवेट करती है और बाह्य रूप से मोटिवेट करती हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो आउटर फॉर्म में आती हैं, बाहर से सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। सही है, सभी हमको अभिप्रेरित करती हैं। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्येक अनुभव के द्वारा को कहा जाता है। तो दोस्तों सीधे सीधे दिख रहा है ये सामाजिक अधिगम है, क्योंकि बालक ये इंसान समाज में रहता है और समाज में रहकर ही अधिगम करता है और उनके व्यवहार को देखता है। तो आंसर है इसका सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा अंतिम क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। तो भागने की प्रवृत्ति होना, गलत जवाब। अशांत, ऊर्जावान, विध्वंसक होना नहीं। अवधान संबंधी बाधा या विकार। तो दोस्तों अगर किसी भी बालक में कोई भी बाधा है, अवधान यानी ध्यान केंद्रित करने वाली है बात, तो वो विद्यालय से या फिर अधिगम से पलायन कर जाए और नहीं सीखेगा। तो दोस्तों चलिए ये थे 2011 आर्ट टेट के क्वेश्चंस। तो अगले एपिसोड में हम इसके आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।